वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रेरकत्व पढ़ रहे थे। रिवाइज कर ले एक बार। प्रेरकत्व क्या होता है? प्रेरकत्व एक गुण होता है किसी चालक का, स्पेशली कुंडली का। कुंडली भी एक चालक ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो किसी कुंडली जो कि एक चालक है, उसका एक गुण होता है प्रेरकत्व। कैसा गुण? जो प्रेरकत्व प्रेरण की घटना करा सकता हो। तो जो भी कुंडली प्रेरण की घटना करा ले, प्रेरण की घटना का गुण रखता हो, वह गुण प्रेरकत्व कहलाता है। और हमने पाया कि प्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं, स्वप्रेरकत्व और न्यून प्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो और उसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो ऐसा प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व कहलाता है। उसका हमने सूत्र साबित किया था, सूत्र प्रमाणित किया था। अब आते हैं नंबर 2 पर, अन्योन्य प्रेरकत्व पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। अन्योन्य नाम से ही अर्थ छुपा हुआ है। अन्योन्य, अन्य में मतलब दो कुंडलियां हैं, ये दो कुंडली, पहली दूसरी, इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो, इसमें धारा प्रवाहित करने से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो यह अन्योन्य, एक में धारा प्रवाहित हो, फ्लक्स परिवर्तन किसी अन्य में हो जाए तो ऐसा प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। और ये दो पास पास रखी होनी चाहिए। तो चलिए इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। किसी निकटवर्ती कुंडली में, किसी निकटवर्ती कुंडली में धारा परिवर्तन की, ये छोड़ो ना, इसको ये तो बाद में भी पढ़ेंगे। किसी निकटवर्ती कुंडली में इसको भी दूसरे पास पास स्थित दो कुंडलियों में से एक में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है तथा कुंडली के इस गुण को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। सरल भाषा में, पास पास दो कुंडलियां स्थित हो, एक में धारा प्रवाहित करने से बगल वाली कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो यह प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। और यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। माना, इसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। दो कुंडलियां पास पास स्थित है, प्राथमिक कुंडली, फिगर नहीं बना रहे हैं, ऐसे लिखवा रहे हैं, पार्ट में प्रवाहित धारा
IP है, जिसमें फेरों की संख्या NP है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N सेकेंडरी है और एकांक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई एस है। तो क्या कहलाता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ धारा प्राथमिक कुंडली में दी और फ्लक्स परिवर्तन द्वितीय कुंडली में हुआ। तो धारा प्राथमिक कुंडली, फ्लक्स परिवर्तन द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी एस, प्राइमरी पी। दो कुंडलियाँ हैं, एक को प्राइमरी नाम दिया, एक को सेकेंडरी नाम दिया। तो धारा प्राइमरी में, फ्लक्स परिवर्तन सेकेंडरी में, दूसरे में। तो इसमें कुल फेरे NS है ना, NS फाई एस समानुपाती IP, NS फाई एस M IP। यहाँ से क्या हो जाएगा, M का मान, M बराबर NS फाई एस बटा में IP, जहाँ M एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे क्या नाम देंगे, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, गुणांक स्थिरांक एक ही होता है, गुणांक स्थिरांक नियतांक, तो ये तो गुणांक है ही ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक हेनरियन होगा, हेनरी H, और बीमीय सूत्र प्रेरकत्व वाला, बीमीय सूत्र M L स्क्वायर T-2 A-2। प्रेरकत्व दो प्रकार हुआ, तो मात्रक बीमा तो प्रेरकत्व वाला ही लिखा जाएगा ना। अब इसको फैराडे के नियम पर लिख देते हैं, है ना। इस अन्योन्य प्रेरकत्व को फैराडे के नियम से लगाते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है, E सेकेंडरी में फ्लक्स परिवर्तन हुआ ना, बराबर D फाई S बाई dt, ES बराबर D NS फाई S बाई dt, ES D बाई dt माइनस में NS फाई S। देखो तो NS फाई S का मान MIP, MIP, M तो नियतांक है, उसको बाहर निकाल दो, माइनस M DIP बाई dt। तो M का मान कितना हो जाएगा, M बराबर माइनस E सेकेंडरी DIP बटा में dt। ये M का दूसरा सूत्र मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप प्रेरित विद्युतवाहक बल दिया रहे तो अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल सकते हैं। इससे भी जैसे स्वप्रेरकत्व में परिभाषा निकला, तो अन्योन्य में भी निकलेगा।
देखो, यदि dIP/dt को 1 रख दें हो तो क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस ES। अतः पास पास रखी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होता है। तो ये दो परिभाषा हो गया। एक परिभाषा ये हुआ जो हम लोग सही रूप से जानते हैं, अन्योन्य एक में धारा प्रवाहित करे किसी अन्य के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए, तो यह गुण अन्योन्य प्रेरकत्व, यह घटना अन्योन्य प्रेरण। और दूसरा मैथमेटिकल हमने फॉर्म ज्ञात किया, ये तो दो सूत्र मिलकर आए, एक सूत्रीय और एक सूत्री से पहले। और इस सूत्र में हम लोगों ने इसको एक कर दिया, dI/dt को एक कर देते हैं। जनरली नियतांकों की परिभाषा ऐसे ही निकाली जाती है। 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता गुणांक, सबकी परिभाषा, गुणांकों की परिभाषा ऐसे ही निकलती है, राशियों को एक एक करके निकाला जाता है। तो आज भी ये m नियतांक है, चाहे स्वप्रेरकत्व वाला नियतांक हो, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व वाला नियतांक हो, नियतांकों की परिभाषा ऐसे ही निकाली जाती है। 11 क्लास में हम लोग ये निकालते आ रहे हैं, तो इसको ऐसे निकालते हैं। तो ये आपके परिभाषा, मात्रक, बीमा। अब परिनालिका के स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को निकालना सीखते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का हुआ, हम लोगों ने स्वप्रेरकत्व L निकालना सीख लिया, अन्योन्य प्रेरकत्व M निकालना सीख लिया। अब फॉर्मूला एक साबित करना है कि किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना हो। तो परिनालिका जानते हैं ना, जिसमें पास पास ऐसे फेरे लपेट कर बनाया जाए तार के। तो इस फिगर के बारे में लिखते हैं, माना स्मॉल l लंबाई की एक परिनालिका है, जिसके एकांक लंबाई में एकांक लंबाई क्यों कहेंगे हम अभी आगे बताते हैं। एकांक लंबाई में आप किताब देखोगे तो पूरा लंबाई लिखा होगा, एकांक लंबाई नहीं, हम एकांक लंबाई पर बना रहे हैं, उसका रीजन बताएंगे। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। तो फेरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? फेरों की
कुल संख्या को कैपिटल N मान लें, N इंटू L, तो N बराबर N/L कहीं लिखेंगे हम लोग, ध्यान दें। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? परिनालिका की एकांक लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम में पढ़े थे परिनालिका। और परिनालिका के अंदर का मतलब यहाँ ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितनी होती है? μ0 Ni। ध्यान देना, N होता है एकांक लंबाई का, इसलिए हमने यहाँ लैंग्वेज में एकांक लंबाई लिखा है ना। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही अपने मान को रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2। तो परिनालिका का फेरों की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N, ये लिखना हो तो N की जगह N/L लिख सकते हो। N की जगह N/L, जब जरूरत आएगा तो लिख देंगे। हमें निकालना है स्वप्रेरकत्व L का मान, और L फ्लक्स से जुड़ा हुआ है, तो फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो। मार्कर थोड़ा सा आते हैं परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर B इंटू ए होता है ना, फाई बराबर B μ0 Ni इंटू ए। ये हो जाएगा। और एक ये हो जाएगा। और यदि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L हो तो क्या होता है बच्चा लोग, याद है? L बराबर फाई बटा आई। फाई बराबर Li होता है। क्या होता है पूरा लिख लो। फाई बराबर क्या होता है? Li। तो L बराबर फाई बटा में आई। इधर आ जाते हैं, मान निकल गया, केवल मान वैल्यू रखना है। तो L बराबर फाई का मान देखो हम लोग निकाल चुके हैं, μ0 Ni a बटा में आई कट जाएगा। L बराबर μ0 Na, ये हो जाएगा जब एकांक लंबाई दिया रहे। और N बराबर हमने N/L निकाला था, तो L बराबर क्या हो जाएगा? μ0 N/L इंटू ए। ये किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एकांक लंबाई के लिए, जब क्वेश्चन में एकांक लंबाई दिया रहे। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे पूरी लंबाई के लिए। ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले एक ही है, एक एकांक लंबाई के लिए है, एक पूरी लंबाई के लिए है। अब चलते हैं नंबर 2, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालते हैं। चलिए बाबू, अगले टॉपिक की तरफ चले। अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। अब जानेंगे अन्योन्य तो 2 होना चाहिए, एक में धारा दूसरे में फ्लक्स परिवर्तन, तो 2 परिनालिकाएं अन्योन्य में होनी चाहिए। तो 2 लंबी परिनालिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व, फिगर समझ जाएंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो इस फिगर में 2 परिनालिकाएं दिख रही, एक बड़ी वाली जो लपेटन है
P1 P2 जिसका नाम हमने रखा प्राइमरी, प्राथमिक परिनालिका, उसके अंदर या बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरी परिनालिका लपेटी गई है। देखो S1 S2, S1 सेकेंडरी, द्वितीयक परिनालिका इसका नाम दिया गया है। प्राथमिक परिनालिका P1 P2 की लंबाई L1 है, द्वितीयक परिनालिका S1 S2 की लंबाई L2 है। इसमें N1 फेरे हैं, दूसरे में N2 फेरे हैं। इसमें I1 धारा प्रवाहित, चूंकि एक में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व तो यही है। तो फिगर का लैंग्वेज हमने लिखा कि मान लिया L1 लंबाई की एक प्राथमिक परिनालिका P1 P2 में तार के N1 फेरे हैं एवं L2 लंबाई की एक द्वितीयक परिनालिका S1 S2 इसके साथ लपेटी गई है। ये प्रेरण में स्पर्श नहीं होनी चाहिए, लपेटना है लेकिन दोनों एक दूसरे से पृथक्कृत होनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज में हमने लिखा दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। द्वितीयक परिनालिका में तार के N2 फेरे हैं, सही बात है, लैंग्वेज हो गया। अब प्राथमिक परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करें तो इसके अंदर ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, कितना होगा हमने पढ़ा है। प्राथमिक परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने से इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर μ0 n संपूर्ण के लिए ये हो गया। अब प्राथमिक धारा प्रवाहित करते हैं और द्वितीयक उसके साथ लपेटा गया है। प्राथमिक कुंडली के साथ, कुंडली या परिनालिका, द्वितीयक कुंडली लपेटी गई है, इसके कारण उसके प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसको मिटाते हैं फिगर को। हाँ जी, फ्लक्स बराबर B1 और ये द्वितीयक है तो दूसरे लिखो और उसका क्षेत्रफल A2 लिखा जाएगा। लेकिन ये प्राथमिक के चलते हैं, नहीं 1। φ2 बराबर B1 का मान क्या है ये देखो, μ0 N1 बाई L1 इंटू I1। यदि दोनों कुंडलियों के बीच का या दोनों परिनालिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व M हो तो क्या होता है जी, M बराबर φ2 बटा में N2 φ2 लिखेंगे, फेरों की संख्या गुणा कर देंगे, अब बटा में I1 पहले में धारा के चलते हो रहा है। M बराबर φ2 का मान क्या है ये देखो तो, φ2 μ0 N1 बाई L1 I1 बटा में I1 इंटू N2, I कट जाएगा। M बराबर μ0 बाबू N1 तो छूट रहा है ना, A1 यहाँ है, A1 वही तो सोच रहे थे कहाँ जा रहा है। A1 μ0
N1 N2 A1 बटा में L1। ये आपका दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व है, μ0 N1 N2 A2 बाई L1। ठीक है, यह दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व है, M बराबर μ0 N1 N2 A1 बटा में L1। इसकी सहायता से आप दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व आसानी से सुगमतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हमने आज की क्लास में कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना सीख लिया। अगले क्लास में हम इनका संयोजन और इनमें संचित ऊर्जा का मान निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।